दृष्टि दोष क्या होता है एक बार फिर से हम बता देते हैं कि आंखों का वह दोष जिसके कारण जो होता है आंख रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनाने की क्षमता होता है वह खो देता है। जब प्रतिबिंब ही नहीं बनाएगा तो मस्तिष्क उसको देखेगा क्या। ठीक है, यहां तक हम समझ चुके थे। इसे ही हम लोग क्या कहते थे, दृष्टि दोष कहते थे। दृष्टि का मतलब होता है देखना, ठीक है, दृष्टि दोष कहते थे। क्लियर है यहां तक। अब देखिए दृष्टि दोष जो होते हैं बाबू वो होते कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में आपका 100% इनमें से कोई एक जरूर रहेगा, याद रख लेना है। ऑब्जेक्टिव में तो भर भर के पूछता है इसका उपचार, है ना। सारे चीजों को पढ़ना है बाबू, अच्छे से समझिएगा तो समझ में आ भी जाएगा। विशेष बात इसमें कुछ भी नहीं है, तुरंत याद भी हो जाएगा। चलिए दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जरा कौन कौन सा देखना है, तो निकट, दूर और जड़ा, याद रखिएगा। देखिए निकट और दूर, आप लोग को कल हम पढ़ाए थे, निकट बिंदु और दूर बिंदु पढ़ाए थे ना। निकट बिंदु और दूर बिंदु बताइए तो निकट बिंदु क्या होता है। तो कहिएगा सर निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है, और इन दोनों के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। यह बात आप लोग को हम कल बताए थे। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जरा समझिएगा, याद रखिएगा। ये आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जरा इसको बताइए। तो क्या कहिएगा, जरा देखिए ट्रिक से समझिएगा। जो भी दृष्टि दोष होगा, अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो समझिएगा इसमें इसका मतलब निकट वाला वस्तु दिखेगा, याद रखिएगा। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि निकट रखी वस्तु तो दिखाई देता है। तो जो भी दृष्टि दोष होगा उसमें हमेशा याद रखिएगा कि वही चीज दिखेगा। अगर सपोज दैट अगर हम कहेंगे किसी को दूर दृष्टि दोष हुआ है तो इसका मतलब दूर का दिखाई देगा, नजदीक का दिखाई नहीं देगा। जो भी दृष्टि दोष हुआ है इसका मतलब वो दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। खास करके यही सब बीमारी ज्यादा होता है, क्योंकि नजदीक तो दिख जाता है लेकिन दूर को देखने में थोड़ा दिक्कत होता है। बात समझ में आ रहा है। तो बस यही है बाबू, निकट दृष्टि दोष को अपनों से इसे सब बना पाइएगा कि सर आंखों का वह दोष, आंखों का वह दोष जिसमें सर निकट रखी वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बात खत्म। इतना तो नहीं लिख सकते हैं। एक बार फिर से, सर आंखों का वह दोष, क्योंकि हम नेत्र का ना दोष पढ़ रहे हैं बाबू, आंख का दोष पढ़ रहे हैं, तो आंखों का वह दोष जिसमें निकट रखी वस्तु तो दिखाई देती है किंतु दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। बात समझ में आ रहा है बाबू। अब चलिए, अब इसका उपचार, ये कारण क्या होता है सर, सर कारण क्या होता है, आखिर कारण कुछ तो होगा ना। तो देखिए इसमें होता क्या है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का क्या होता है, बढ़ जाना। आपको हम बताए थे कल, आंख जो बताए थे बाबू, यहाँ पर जो है लेंस लगा होता है, ये होता है रेटिना, होता था ना। ये दोनों का दूरी क्या हो जाता है, जब बढ़ जाता है तब इस तरह का बीमारी उत्पन्न होता है। तो क्या याद रखना है इसमें कि नेत्र लेंस जो है और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना या फिर नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नेत्र गोलक जब लंबा हो जाता है तो कौन सा बीमारी हो जाएगा। तो लंबा हो जाएगा तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष हो जाता है, या फिर दूरी बढ़ जाएगा, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाएगा तो निकट दृष्टि दोष होता है, याद रखिएगा। अब देखिए इसका उपचार क्या होता है बाबू। तो उपचार में हमेशा इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष को सॉर्ट आउट करने के लिए। देखिए चश्मा आप लोग देखे होंगे, जो जिसको आंख वगैरह सब प्रॉब्लम होता है देखने के लिए, किसी बहुत सारे विद्यार्थी को भी देखोगे चश्मा पहन के, व्हाइट कलर का चश्मा पहन करके आता है। तो देखिएगा उसमें बाबू अगर किसी को स्पेसिफिक, अगर किसी को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा तो उसका पूरा चश्मा किस दर्पण का बना होगा बाबू, सॉरी दर्पण बोल रहे हैं, लेंस, किस लेंस का बना रहेगा, वो अवतल लेंस का बना रहेगा। ठीक है, लेकिन देखो बहुत सारे केस में ऐसे बीमारी होते हैं जिसमें दूरों का दिखता है, नजदीकों का मतलब दूर का भी नहीं दिखता और नजदीक का भी उतना ठीक से दिखाई नहीं देता है। देखते होंगे, पढ़ते होंगे तो उसको जो है ठीक से उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो इस टाइप का चश्मा में उसमें दोनों लेंस लगाया जाता है, आगे जो कि हम चर्चा करेंगे अभी। तो बात समझ में आ गया इतना तो कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है बाबू, अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है, याद रहेगा, अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको कहा जाए, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा उपचार को लिखिए। तो पहले निकट दृष्टि दोष, आंखों का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाना। सर उपचार, इसमें इस बीमारी के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। खत्म।
बात समझ में आ रहा है? इतना हो गया निकट दृष्टि दोष का। आगे बढ़ा जाए बाबू दूर दृष्टि दोष। सेम टू सेम इसमें भी वही कहानी है, दूर दृष्टि दोष में भी वही कहानी करना है। देखो दूर दृष्टि दोष में भी क्या कहना है सर, कि आंखों का वह बीमारी जिसमें दूर रखी वस्तु तो दिखाई देगी, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा, याद रखिएगा। दूर रखी वस्तु तो दिखाई देती है, किंतु नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखो इसका कारण क्या हो गया बाबू, तो उसमें देखिए था लंबा हो गया था, नेत्र गोलक क्या हो गया था, लंबा, और रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ गया था। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, दूरी घट जाएगा, उल्टा हो जाता है, क्योंकि परिभाषा भी तो उल्टे है। बात समझ में आ रहा है? लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाता है, घट जाता है इस बीमारी में। ठीक है, अब उपचार क्या होगा, तो अब उसमें अवतल था, इसमें उत्तल होगा। तो इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस बीमारी में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है बच्चा लोग, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रहेगा। चलिए, तो निकट में अवतल और दूर में उत्तल, ये क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखा जाए, दूरदृष्टि दोष भी कंप्लीट हो गया। देखो कितना छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत शॉर्ट आउट कर करके हम यहाँ पर लिखे हैं। जरा दृष्टि दोष, अब देखिए जरा में क्या होता है, बस याद रखिएगा, आपको जरा में दोनों तरह का बीमारी होता है। यानी इसमें जो है आंखों का वह दोष जिसमें ना तो दूर रखी वस्तु दिखाई देगा और ना तो नजदीक रखी वस्तु दिखाई देगा। तो खास करके यह बीमारी सबको अक्सर हो जाता है। इसीलिए उसका देखिएगा चश्मा में ना, उसका जो चश्मा जो डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, उसमें दोनों तरह के लेंस को लगाया जाता है, उत्तल भी लगाया जाता है और अवतल भी लगाया जाता है। आप लोग देखिएगा तो पते चल जाएगा, इसे भी छू करके। लेंस को तो पढ़ाई नहीं किए हैं, जो दोनों तरफ से पतला होगा बीच में मोटा होगा तो उत्तल हो जाएगा, और दोनों तरफ से मोटा बीच में पतला होगा तो अवतल हो जाएगा। आप लोग छू करके देखिएगा, उस टाइप का शीशा लगा हुआ रहेगा। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है बाबू, ना तो इसमें दूर का दिखाई देगा और ना तो नजदीक का दिखाई देगा। तो इस तरह के बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब कारण क्या होता है बाबू, जरा समझिएगा, कि असमंजन क्षमता खो देना। कल हम पढ़ाए थे असमंजन क्षमता क्या होता है, कि किसी वस्तु को फोकस करके हम लोग देख पाते हैं, उसी क्षमता को असमंजन क्षमता कहते हैं। जैसे एक बात बताइए, हम पीछे वाले लड़का को हमको पर्सनली उसको देखना है, तो देखो देख उसको रहे हैं, लेकिन तुम लोग भी दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम लोग का दृष्टि हमको नहीं दिख रहा है, दिख रहे हो, लेकिन तुम लोग ब्लर हो जाते हो, हाँ या ना। जैसे सपोज दैट अभी हम खड़े हैं, कल्पना कर लो, तुमको सिर्फ जो है ये वाला अक्षर को देखना है, देखो दिखेंगे हम भी, लेकिन हम ब्लर में हैं, लेकिन ये फ्रेश दिखता है। जिस पर आप नजर टिकाओगे, जिस पर आप ध्यान केंद्रित करोगे, वही आपको शुद्ध साफ साफ दिखता है, और जब बाकी जो है क्या हो जाता है, वो ब्लर हो जाता है। यही असमंजन क्षमता, हम उसको समायोजित करके देखने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो जब जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, कि असमंजन क्षमता ही खो देता है, यानी वो देखिए नहीं पाता है कौन है, पोता है कि पोती है। बूढ़ा बूढ़ी सब में भी ये बीमारी लग जाता है। यहाँ पर आजकल तो 12-14 साल का भी लड़का लड़की को बीमारी लग गया चश्मा पहनने का, पता नहीं क्यों, क्या कारण है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, है ना, इन सब पे। आंख बहुत बाबू कीमती चीज है, इनको हमेशा बचा करके चलिए। ठीक है, खास करके जो ज्यादा देर रात तक मोबाइल वगैरह सब देखते हैं, वो भूल जाइए, क्योंकि इनसे भी क्या होता है, हमारा जो विजन होता है वो कमजोर होता है। आंख खराब होने का कारण जो है ना, 100% में बाबू हम कह लो कि 50% यही कारण है। मोबाइल तोबाइल देखते रहना देर रात तक, जो है फोन चलाना, क्या होता है उससे, कि आंख पर इफेक्ट पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब भी कारण हो सकते हैं। चलिए, तो जरा दृष्टि दो समझ में आ गया बाबू। कारण क्या हो गया, असमंजन क्षमता खो देना। और इसका उपचार में बाबू दोनों तरह के लेंस का, यानी उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रहेगा। इसका उपचार के लिए दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? बस एक बार फिर से 1 मिनट लगेगा, रिवीजन करा देते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या रेटिना और प्रति जो है लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाना। उपचार अवतल लेंस, खत्म। बस शॉर्ट में याद रखना है। अब भाषा बनाते वक्त तो लिख ही देंगे एक पेज में, इतना को एक पेज में लेके जाना है, बढ़िया से अच्छा से फ्रेश फ्रेश करके लिखना है ना। जैसे यहाँ पर परिभाषा खत्म हुआ, 2 लाइन छोड़ देंगे, तब लिखेंगे कारण, फिर कारण लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ देंगे उपचार। ऐसे प्रयास फ्रेश फ्रेश लिखोगे, कहीं नंबर नहीं कटेगा। 100 जब बाबू अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर मिल जाएगा, नंबर नहीं कटता अगर ठीक से लिखोगे तो। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूर दृष्टि दोष का बात करेंगे, तो दूर का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता है।
कारण क्या होता है बाबू, घट जाना। लेंस और जो है रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाता है, घट जाता है। और कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। चलिए इसके बाद आते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है जी, तो इसमें ना तो दूर का दिखाई देता है ना तो नजदीक का दिखाई देता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। इस तरह के बीमारी में दोनों प्रकार का लेंसों का प्रयोग किया जाता है। और कारण क्या होता है होने का, तो स्मंजन क्षमता खो देता है। बस इतना सा है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। किसी को कोई दिक्कत, तो यही था लेंस का। देखिए तो 10 मिनट में सॉर्ट आउट कर दिए हैं, समझ में आ गया। चलिए अब देखो, इस लेंस को बाबू बायोफोकल लेंस भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बायोफोकल लेंस होता है उत्तल अवतल, उत्तल समतल, समतल अवतल। तो क्या मारना है, उत्तल और अवतल। बायोफोकल लेंस किसको कहते हैं, उत्तल और अवतल। बायोफोकल लेंस किसको कहते हैं, उत्तल और अवतल। याद रखिएगा, क्लियर है। तो इसे बायोफोकल लेंस कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत, चलिए पीछे वाले लड़के लोग समझ में आ रहा है। चलिए पढ़ा करिए आराम से, ध्यान से, सब समझ में आएगा, है ना, नया चैप्टर है। चलिए कुछ अब हम पॉइंट इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, 2 नंबर में हो या 5 नंबर में पूछा जाता है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं क्यों, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं क्यों। तो अब देखिए सबसे पहली बात है, देखो बाबू, टिमटिमाने का 2-3 कारण है। तारा हमसे काफी दूर है, तारा हमसे काफी दूर है। जब उसका प्रकाश हमारे वायुमंडल में पड़ता है ना, तो वायुमंडल का घनत्व अलग अलग होता है, कहीं पर घनत्व कम होता है। एक बात बताइए, आप लोग सुने होंगे कि वायुमंडल 5 लेयरों से मिलकर के बना है, आपको पता है ना, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, आयन मंडल। कुछ नहीं पता आप लोग को, पता होना चाहिए, ज्योग्राफी का, ठीक है। तो हर मंडल का अलग अलग तापमान होता है, अलग अलग घनत्व होता है। और जब प्रकाश की किरण उस मंडलों से होकर के हमारी आंखों तक पड़ती है ना बाबू, तो क्या होता है, एक बात बताइए, आपको पता है विरल से सघन, सघन से विरल अगर होगा तो क्या होगा, इधर उधर मुड़ेगा ना। प्रकाश का किरण आपको पता है ना कि अगर कोई भी माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे एक बात बताइए, हवा का कोई माध्यम है जो कि 2 लेयर है, 2 लेयर के मुकाबले पहला लेयर विरल है और दूसरा लेयर सघन है, तब बाबू प्रकाश का किरण तो जरूरी है कि मुड़ेगा, मुड़ेगा। तो मुड़ते हुए जो है वो क्या होता है कि टकराते हुए, मुड़ते हुए वो हमारे आंखों तक आता है। और यही कारण है कि जब हम उसको देखते तो लगता है कि वो जो है टिमटिमाता हुआ नजर आता है, जबकि ऐसा बात नहीं है, वो वायुमंडल के घनत्व के कारण होता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो चलिए क्या लिखा हुआ है कि तारे हमसे काफी दूर है, ये भी बात सही है। जब तारों का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, कहां पर, हमारा वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल का अलग अलग घनत्व होता है। अभी तुरंत बताए वायुमंडल का क्या होता है, अलग अलग घनत्व होता है। और अलग अलग घनत्व होने के कारण प्रकाश की किरण अगल बगल मुड़ जाती है। अगल बगल मतलब अभिलंब से दूर या पास, वही हो रहा है ना। क्योंकि देखो बाबू, प्रकाश का किरण है और 2 माध्यम में जाएगा, तो अभिलंब से दूर या अभिलंब से तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग किया, कौन सा भाषा, अगल बगल मुड़ जाता, बात तो वही है, ठीक है। हमने थोड़ी कहेंगे कि अभिलंब से दूर या अभिलंब, क्योंकि अभिलंब हम खींच कहाँ रहे हैं यहाँ पर। तो अगल बगल मुड़ जाता, और यह मुड़े हुए प्रकाश की किरण ही जो है हमारे आंखों तक पहुंचता है। यही कारण लगता है कि वो चुक बुक करता है, यानी एक बार आता है एक बार जाता है, एक बार आता है जाता है, जबकि ऐसा बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है। इस यही कारण है कि हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं बाबू, वो सारे के सारे वीवीआई हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। तो चलिए एक बार फिर से लिखना कैसे है, इसको क्या समझे कि सर तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं क्यों। तो सबसे पहली बात है, देखिए तारे हमसे काफी दूर है, और जब तारों का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, क्योंकि देखो प्रकाश आएगा तो वायुमंडल से फेस करना पड़ेगा, तो वायुमंडल का 5 लेयर, हर एक लेयर का घनत्व अलग अलग होता है। तो आपको लेयर याद नहीं रखने का जरूरी है कि जब तारों का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल का घनत्व अलग अलग होता है। और जब अलग अलग होता है, तो जब उस घनत्व में प्रवेश करता है, तो प्रकाश का किरण दाएं बाएं अगल बगल मुड़ जाता है, और वही मुड़लका ही प्रकाश जो हमारे आंखों तक पहुंचता है। देखो आना चाहिए था सीधा, ऐसे 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 मुड़ते हुए आता है। तो मुड़ते हुए आता है, तो जब हम उसको देखते हैं ना, तो वो हमको चुकभुकाते हुए यानी टिमटिमाते हुए नजर आता है, जबकि ऐसा बात नहीं है, वो टिमटिमाता हुआ नजर आता है। बस यही कारण है, लिख देना है, कहानी खत्म। बस समझ में आ रहा है, इतना सा बात है यहाँ पर, और कुछ भी विशेष यहाँ पर बात नहीं है। पीछे समझ में आ रहा है सभी को। चलिए अब समझते हैं एक इसी टॉपिक का सबसे मुख्य टॉपिक, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना। आपका लेसन 3 का 3 है ना,
मानव नेत्र में दो भाग था बाबू, एक नेत्र वाला भाग था और नेत्र वाला भाग था, दूसरा था वर्ण विक्षेपण। तो नेत्र वाला भाग हम कंप्लीट करा दिए अच्छे से, वर्ण विक्षेपण समझिए चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस बहुत कुछ ही देर में हम चैप्टर को कहानी यहाँ पर जो है सॉर्ट आउट कर देंगे। वर्ण विक्षेपण क्या होता है बाबू? वर्ण विक्षेपण क्या होता है जरा समझिएगा ध्यान से, कि जब भी देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो सफेद प्रकाश होता है या श्वेत प्रकाश होता है या सूर्य का प्रकाश होता है, वो उसमें ऑलरेडी 7 रंग होता है। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। जब उसे किसी माध्यम से होकर के गुजारा जाता है ना, तो वो अपने रंग में क्या होता है? बट जाता है। रंग में क्या हो जाता है? बट जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है या प्रिज्म से होकर के गुजरता है, तो वह 7 रंगों में बट जाता है। कौन से रंगों में बट जाता है? 7 रंगों में। जैसे हम आप लोग को उस दिन बताए थे कि 10 रुपया में मेला ठेला में एक आता है, इसे प्रिज्म टाइप का, शीशा टाइप का। अगर उसमें बल्ब या फिर कोई प्रकाश डालिएगा तो आगे जो होता है ना, आपको कलरफुल लाइट दिखेगा। ठीक है? तो वो क्या होता है कि जब प्रिज्म से टकराता है प्रकाश की किरणें, तो 7 रंगों में बट जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए इस वाले को हम लोग जो है ये खाली पेज में जो है हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है बाबू? प्रकाश का क्या होता है जरा समझिएगा। हम यहाँ पर एक क्या बना दे रहे हैं? हम प्रिज्म बना दे रहे हैं। ठीक है? प्रिज्म यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। ठीक है? चलिए फिलहाल हम ट्राइंगल ही ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम क्या बना देते हैं? प्रिज्म बना देते हैं। ओके, चलिए ये क्या बना दिए बाबू? प्रिज्म बना दिए। ठीक है? अब देखिए क्या करते हैं, जब सूर्य का प्रकाश मान के चले, यहाँ पर है हमारा सनलाइट, ये क्या है? सन है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है? अब सूर्य का प्रकाश निकला और इस प्रिज्म पर टकराएगा। सूर्य का प्रकाश निकला और इस प्रिज्म पर टकराएगा बाबू, इस प्रिज्म पर टकराएगा। तो आपको पता है, यहाँ हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कई सारे फलकों से मिलकर के बना होता है। ठीक है? तो जब ये प्रिज्म पर टकराएगा, तो ये जो है अपने 7 रंगों में बट जाएगा। कितना रंगों में बट जाएगा? 7 रंगों में। एक रंग, दो रंग, थोड़ा हम इसको अलग अलग रंग कलरों से कर देते हैं। ठीक है? ठीक है, एक रंग, दो रंग, तीन रंग, है ना, चार रंग, पांच रंग, छह रंग, 7 रंग। ठीक है? अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है बाबू? ये बट जाता है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश निकला था एगो, ठीक है, जब प्रिज्म पर टकराया तो देखिए ये 7 रंगों में बट गया है। और इस 7 रंगों का आपको नाम भी याद रख लेना है। हम एक ट्रिक बता देते हैं आपको, ट्रिक बता देते हैं क्या? बैजानी आह पिनाला। याद रखिएगा आप लोग, कौन सा ट्रिक याद रखिएगा? ये हम आपको सातों रंग का नाम याद रखने के लिए ट्रिक दे देते हैं बाबू। बैजानी आह पिनाला। कौन सा हो गया जी? बैजानी आह पिनाला। ठीक है? बैजानी आह पिनाला। तो देखिए बै से क्या होगा? तो बाबू सबसे नीचे होता है, याद रखिएगा। सबसे नीचे कौन सा रंग होता है जी? तो याद रखिएगा सबसे नीचे बै से, देखिए नीचे शुरू करिएगा। सबसे नीचे क्या होता है? बैंगनी। सबसे नीचे क्या होता है? बै से बैंगनी होता है। बै से क्या होता है? बैंगनी, है ना, वायलेट कलर का होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बाबू जा लिखे हैं। जा से क्या होता है जी? जामुनी। जा से क्या होता है? जामुनी। ठीक है? इसके बाद नी से बाबू क्या होगा? नीला। नी से क्या होगा? नीला। इसके बाद क्या हो जाएगा? आ से क्या हो जाएगा जी? आसमानी। आ से क्या हो जाएगा? आसमानी। इसके बाद क्या हो जाएगा? बैजानी आह, है ना, बैजानी आह पीनाला। ठीक है? तो पी से क्या हो जाएगा जी? पीला। पी से क्या हो जाएगा? पीला, है ना। इसके बाद क्या है? ना से, ना से क्या होगा? नारंगी। ना से क्या हो जाएगा? नारंगी। ला से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो ये था बाबू टोटल आपका सातों रंग। उल्टा पुल्टा नहीं घुसा दीजिएगा। गुलाबी, हाँ, इंग्लिश आप लोग खुद भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हिंदी में ही पूछेगा तो इंग्लिश याद रख के क्या करिएगा, है ना। और इसमें से हमको दो ही रंग मुख्य हैं। ठीक है? दो ही रंग मुख्य है बाबू। तो समझिएगा जरा ध्यान से, याद तो सब रखना है, ये सातों कलर का नाम याद रखने में फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो 7 रंग, इस ट्रिक को फॉलो करिएगा आप लोग। कौन सा इस ट्रिक को फॉलो करिएगा? बैजानी आह पिनाला, ये वाला ट्रिक याद रख लीजिएगा। ये वाला ट्रिक लिख ही लीजिएगा, बैजानी आह पिनाला। ठीक है? बैगनी जामुनी क्या होता है बाबू? बैगनी जामुनी। ठीक है? बैगनी जामुनी, नीला, आसमानी, है ना, पीला, नारंगी, और क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चा लोग? लाल। तो ठीक है, चलिए ये 7 रंगों में बट गया। अब आगे देखा जाए, यहां से 3-4 चीजों को हम क्लियर करेंगे। ठीक है? 3-4 चीजों को क्लियर करेंगे, यहां से पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहली बातें बच्चा लोग देखा जाए कि एक बात बताइए, अब ये जो प्रकाश का जो रंग है, इसको कहीं ना कहीं तो हम लोग दिखाएंगे ना। एक बात बताइए,
हम यहाँ पर प्रिज्म ले लिए, जरा समझने का कोशिश करिएगा, ये प्रिज्म है सपोज दैट। अब इधर से हम टॉर्च जलाएंगे या कोई लाइट देंगे, तो अब ये टॉर्च या लाइट इस पर प्रिज्म पे टकराएगा, तो टकराने के बाद इधर ये 7 रंग को बांटेगा। यही घटना हो रहा है ना, 7 रंग को बांटेगा, तो 7 रंग को बांटेगा तो क्या इसने हवा में छोड़ देंगे, हवा में दिखेगा 7 रंग? तो इसके आगे कोई ना कोई पट्टी लगाएंगे ना, या कोई पर्दा लगाएंगे ना, ताकि हम उस पर्दे पर ना 7 रंगों को देख पाएंगे। ऐसे देख लीजिएगा, नहीं देख पाइएगा। तो कोई ना कोई पट्टी लगाया जाता है, पर्दा लगाया जाता है। उस पर्दा को बाबू याद रखिएगा वर्णपट कहते हैं। उस पर्दा को क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णपट। वर्णपट, वर्ण का मतलब होता है रंग, पट का मतलब होता है पर्दा। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वर्णपट से आप क्या समझते हैं? तो ठीक है, अभी आगे जस्ट क्लियर कराएंगे। तो इस रंगों को प्राप्त करने के लिए बाबू हम लोग क्या कर देते हैं, इधर साइड में क्या लगा देते हैं, एक पर्दा लगा देते हैं, और इसी पर्दा का नाम क्या है जी? वर्णपट है। इसी पर्दा का नाम क्या है? वर्णपट है। तो चलिए एक बार वर्णपट का भी डिफिनेशन यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए प्रकाश का पहले वर्ण विक्षेपण को क्लियर कर लेते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से टकराती है, तो टकराने के बाद वह 7 रंगों में बट जाती है। बस इतना तो बोलेंगे, 7 रंगों में बट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। बात इतना तो समझ में आ रहा है? इसी घटना को प्रकाश का क्या कहेंगे बाबू? वर्ण विक्षेपण कहेंगे। अब इसी में जोड़ना है प्रकाश का। अगर वर्णपट पूछे कि प्रकाश का वर्णपट क्या समझते हैं, या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, इंग्लिश में स्पेक्ट्रम या वर्णपट किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से टकराती है तो 7 रंगों में बट जाती है, और उस 7 रंग जो बटती है बाबू, तो उसे दिखाने के लिए किसी पर्दे का प्रयोग किया जाता है, और उसी पर्दे को हम लोग वर्णपट कहते हैं, यानी इस पर्दा को कहा जाता है। तो पर्दा को आप जिस तरह से डील कर सकते हैं यहाँ पर किया जा सकता है। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो देख लीजिए, इसका आप लोग को क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि स्पेक्ट्रम या वर्णपट है जी। अभी बोले ना स्पेक्ट्रम या वर्णपट पूछेगा, तो देखिए ये क्या कहता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है, अभी तुरंत बताए हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ेगा बाबू, ये प्रिज्म है, और जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ेगा तो ये 7 रंगों में बटेगा। कहिएगा हाँ सर। और इस 7 रंगों को हमको देखने के लिए कोई ना कोई पर्दा की तो जरूरत होगा, पट का तो जरूरत होगा। प्रिज्म पर उसे 7 रंगों में बांट देता है। इन्हीं रंगों को प्राप्त करने के लिए, यानी इन्हीं रंगों को देखने के लिए क्या करता है, प्रिज्म के दूसरे तरफ, देखो प्रिज्म के क्या दूसरे तरफ क्या कर दिया जाता है बाबू, एक पट्टी लगा दी जाती है, पट्टी लगा दी जाती है या पर्दा लगा दी जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम या फिर वर्णपट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए एक डायग्राम से आपका वर्ण विक्षेपण क्लियर हुआ, वर्णपट क्लियर हुआ, 7 रंग में बटता था, ये सब क्लियर हुआ। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलिए अब एक चीज और समझा जाए इस फिगर से, जो कि बहुत वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, है ना बाबू? यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो इसमें से हमको 2 रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बैंगनी रंग है बाबू, और एक लाल रंग है। एक बैंगनी रंग है, एक लाल रंग है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपको हम लास्ट में करवाएंगे, समझने का कोशिश करिएगा। तो इसमें से देखिए जब प्रकाश की किरणें 7 रंगों में बटता है, तो उसमें से सबसे देखिए मेन है लाल रंग। लाल रंग जो है बाबू, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य का कहने का मतलब हो गया विजिबिलिटी। लाल रंग कहियों से दिख जाएगा, बहुत दूरों से लाल रंग दिख जाता है। यही कारण है कि रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया ही जाता है, क्यों? दूसरा रंग क्यों नहीं? बात समझ में आ रहा है? आप लोग के गाड़ी के वाहनों के लाइट में देखिएगा लाल रंग का ही प्रयोग, हालांकि लाल नहीं पीला है, लेकिन लाल तो नहीं है ना दे सकते, फिर लाल देंगे तो फिर नीचे दिखेगा कैसे? ठीक है, क्योंकि हमको विजिबिलिटी भी तो चाहिए, तो पीला रंग का प्रयोग किया जाता है, वही खास करके उसी से संबंधित है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद बाबू पूछा जाता है रेलवे के सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये सब क्वेश्चन आएगा आपका, समझ में आ रहा है? तो लाल रंग का याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये हमको दूर से ही दिखाई दे देता है। तो दूर से दिखाई देगा तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको पूछेगा कि बताइए तो कौन सा रंग ऐसा है जो सबसे दूरों में दिखाई दे देगा, तो लाल रंग। इसका मतलब तरंग दैर्घ्य ज्यादा। याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये 110% है, पूछेगा ही पूछेगा। तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, विचलन क्या होता है, नींद भगाओ तुम, विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए विचलन क्या होता है, जरा समझिएगा। विचलन क्या होता है, देखिए विचलन का मतलब होता है मुड़ाव या झुकाव। विचलन का मतलब क्या होता है, मुड़ाव या झुकाव। तो देखिए लाल रंग देखिए सबसे कम मुड़ा है, और देखिए बैगनी देखिए सबसे ज्यादा मुड़ा है। तो लाल रंग का विचलन कम होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य
ज्यादा होगा, यानी विजिबिलिटी ज्यादा होगा। और उसी के अपोजिट बाबू बैंगनी रंग का, तो बैंगनी रंग का देखिए, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। बैंगनी रंग दिखबो नहीं करता है, दिखेगा बैंगनी रंग, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा, लेकिन विचलन ज्यादा होगा। देखिए मुड़ना मतलब मुड़ा ज्यादा है ना, और जबकि लाल रंग कम मुड़ता है, तब मुड़ना को विचलन कहते हैं। यहाँ पर क्लियर करिए, मुड़ना को क्या कहते हैं हम यहाँ पर। विचलन का अर्थ क्या होता है, मुड़ना। विचलन का अर्थ क्या होता है, मुड़ना होता है। विचलन का अर्थ क्या होता है, मुड़ना। और तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है बाबू, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है दिखना, यानी कोई रंग कितना दिख पाता है, कोई रंग कितना दिख पाता है, ये दिखना हो गया। तो बाबू इन दोनों में बाबू उल्टा का अंतर होता है। अगर कोई रंग का विचलन ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य कम होगा, याद रखिएगा। और किसी का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो मुड़ेगा कम। तो देखिए ऐसे भी आप लोग इस डायग्राम से भी याद रखिए ना, देखिए लाल रंग कम मुड़ता है तो इसलिए इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा। अब ये बैगनी रंग ज्यादा मुड़ गया तो इसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। तो विचलन ज्यादा पूछेगा तो किसका, बैंगनी रंग का, ठीक है। तरंग दैर्घ्य ज्यादा पूछेगा तो लाल रंग का। कंफ्यूज आइएगा नहीं, विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज करता है, पूछ देगा किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। अब बताइए किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा, तो बैगनी का कम होगा, क्योंकि तरंग दैर्घ्य ज्यादा सबसे लाल का, सबसे कम बैगनी का होता है। अगर कहेगा विचलन सबसे ज्यादा किसका होता है, तो बैगनी का होगा, क्योंकि मूर्ता ये ज्यादा है। सबसे कम किसका होगा, लाल का। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करिएगा। ऐसे हम इस बातों को हम यहाँ पर बाबू देखो लिख भी दिए हैं, ऐसे हम यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम लिख भी दिए। देखिए तरंग दैर्घ्य तथा विचलन में व्युत्क्रमाणु असंबंध होता है। व्युत्क्रमाणु का मतलब होता है उल्टा, अगर विचलन ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य कम। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, तुम ज्यादा तो हम कम, हम ज्यादा तो तुम कम, इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो विचलन कम, और विचलन ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य कम, बस यही अंतर है। तो देखिए देखा जाए, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है जी, सबसे अधिक होता है ना। तो तरंग दैर्घ्य अधिक हुआ लाल रंग का, तो इसका मतलब लाल रंग का विचलन क्या होगा, कम होगा। देखिए तो लिखे है ना जी, लाल रंग का विचलन कम होता है, हाँ या ना। अब आते हैं बैगनी रंग का, दुइये गो रंग के पूछबे करेगा, एक या तो सबसे पहला या तो मतलब सबसे कम ज्यादा, इसी को पूछा था, बीच का थोड़ी ना पूछता है, यही दो को पूछेगा। तब बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। देखिए अब बोले हैं कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा, तो इसका मतलब विचलन इसका सबसे, क्लियर है। चलिए चला जाए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कहेगा कि रेलवे फाटक में सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्यों। देखिए तो आ गया ना क्वेश्चन, आई पूछा जाता है बार बार। ऐसी बेस्ड पे आपको और भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जरा समझने का कोशिश करिएगा। तो सीधा सीधा आंसर दे देंगे बाबू, क्योंकि देखिए लाल रंग का विजिबिलिटी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, जिस कारण जो गाड़ी चलाता है रेलवे रेल ड्राइवर को, उसको दूर से भी दिख जाता है। यही कारण है, इसलिए इसका प्रयोग हम करते हैं, बात खत्म। ऐसा थोड़ी ना कोई दूसरा जगह से परिभाषा हम बना करके लाएंगे। लाल रंग सबसे ज्यादा दिखता है, क्यों, क्योंकि तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, जिस कारण ड्राइवर को देखने में आसानी होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। सीधा सीधा सा बात है, समझ जाइए यहाँ पर। इसलिए समझना सीखिए, अपनों से लिख दीजिएगा। देखिए क्या है कि रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए क्योंकि भाषा तो बनाना है, कॉपी भी भरना है। क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और इसका विचलन कम होता है, वही बात। क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो विचलन कम होगा। एक लाइन और जोड़ दिए हैं, विचलन सबसे कम होता है। और जिस कारण ट्रेन चालक को, ट्रेन चालक का मतलब ट्रेन ड्राइवर को लाल रंग दूर से ही दिखाई दे देता है। तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो दूर से ही दिखाई दे देगा। यही कारण है कि रेलवे के सिग्नल में हम प्रयोग करते हैं। देखो तो सीधा सा बात है। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूज जाने वाला बात नहीं, सबको एक बार सिर्फ दिमाग लगा के पढ़ना, ऐसे बात है, कहानी खत्म, लिख देना है। समझ में आ गया, भाषा अपनों से बना सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, कि पृथ्वी से हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है, जबकि चंद्रमा से अंतरिक्ष क्या होता है, काला दिखाई देता है। जरा समझिएगा, पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है। अब यहाँ से देखिएगा तो आपको आकाश देखेगा नीला दिखाई देता है, जबकि नीला नहीं है बाबू, असली में वो काला है, नीला नहीं है। बता दे, आपके जानकारी के लिए बता दे कि आकाश क्या है, काला है, जब नीला नहीं है, क्योंकि वहां कुछ नहीं है, काला है। समझ में आ रहा है, आकाश क्या है, काला है, अंतरिक्ष काला है, जबकि हमको यहाँ से देखने पर नीला दिखाई देता है। आपको लगा इसने आसमान है, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पूरा ब्लैक काला, कुछ नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता है, ब्लैक। समझ में, वहाँ काला है, ठीक है। और जबकि चंद्रमा से दिखते हैं तो काला का काला दिखते हैं, ऐसा क्यों, तो अब बताते हैं बाबू। इसका एक के कारण है, पृथ्वी पर वायुमंडल है,
पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसका भी यही कारण है, और प्रकीर्णन के कारण दिखता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको इसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अगर शॉर्ट में पूछेगा कि पृथ्वी से पृथ्वी से आकाश काला क्यों दिखता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, तो परिभाषा नहीं लिखना है, ऑप्शन रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा प्रकीर्णन के कारण। क्या है, देखिए यहाँ पर प्रकीर्णित है ना जी, तो हमेशा याद रखिएगा प्रकीर्णन के कारण। क्या याद रखना है, प्रकीर्णन के कारण काला दिखाई देता है। प्रकीर्णन क्या होता है जरा समझिएगा, कि सूर्य प्रकाश जब वायुमंडल से होकर के गुजरता है, आपको पता है जब सूर्य प्रकाश हमारा वायुमंडल से गुजरेगा तो क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित गैस, धूलकण, जलवाष्प प्रकाश को प्रकीर्णित करता है। क्या कर देता है, प्रकीर्णित कर देता है, और इनमें से नीले रंग सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है। यानी जो वायुमंडल में आपको पता है धूल है, गैस है, जलवाष्प है, कई सारे कण है जो प्रकाश की किरणों को तोड़ने का कार्य करता है, और इसमें से सबसे ज्यादा जो टूटता है वो कौन सा टूटता है, नीला रंग टूटता है। नीला रंग ज्यादा प्रकीर्णित होता है, और नीला रंग जो रंग ज्यादा प्रकीर्णित होगा वही रंग का दिखता है। तो यही कारण है कि जब हम लोग आसमान को देखते हैं तो नीला रंग ज्यादा दिखाई देता है, तो आसमान भी क्या देखने को मिलता है, नीला देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रकीर्णित होता है, और यही प्रकीर्णित हुआ रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिस कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। लेकिन बात करें अगर हम चंद्रमा का, तो चंद्रमा पे बाबू वायुमंडल है ये नहीं है, चंद्रमा पे वायुमंडल है ही नहीं है। तो जब चंद्रमा पर वायुमंडल होगा ही नहीं, तब प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, जब प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ही नहीं तो फिर आकाश ज्यों का त्यों ही दिखाई देगा। तो वही बात हम यहाँ पर लिखे हैं कि जबकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं हो पाता है। यही कारण है कि चंद्रमा अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। बात इतना सा है, बात समझ में आ रहा है, और कुछ भी नहीं है। चलिए अब आगे समझा जाए कोलाइड क्या होता है। शॉर्ट में पूछा जाता है कोलाइड क्या होता है। देखो अलग अलग माध्यम में छोटे छोटे कण में जो छोटे छोटे का देखो अलग अलग माध्यम में छोटा छोटा कण निलंबित अवस्था में रहते हैं, यानी आपस एक दूसरे को पकड़े हुए रहता है। इसी निलंबित कण को क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। बस एक लाइन का याद रख लीजिएगा। टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि किसी कोलाइड विलयन में उपस्थित निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को ही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसे हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जबकि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। तो याद रखिएगा प्रकाश का टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल इफेक्ट पूछता है, कोलाइड भी पूछ देता है कभी कभी शॉर्ट टाइप में। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है बाबू विशेष रूप से। तो आज के क्लास में हम इस लेसन को, जो आपका लेसन 3 था, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ठीक है, नेत्र के ही द्वारा हम रंग बिरंगा संसार देखे थे। तो इन सब चीजों को क्लियर किए। सबसे पहली बात है नेत्र को क्लियर किए, नेत्र से होने वाले बीमारियों को देखे, उसका उपचार, कारण सब कुछ देखे। इसके बाद बाबू हम लोग क्या देखे कि वर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश किस तरह से 7 रंगों में बंटता है, वर्णपट क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा कम क्यों हो रहा था, इन सभी बातों को समझे। सिग्नल में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है क्यों, अंतरिक्ष काला या नीला दिखाई देता है क्यों, ये सभी चीजों को क्लियर करा दिए हैं आपके इस सेशन में। बात समझ में आ रहा है बाबू। चलिए तो रहने दिया जाए।